नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब में से कक्षा 7वीं पाठ संख्या 7 पापा खो गए पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ संख्या 7 पापा खो गए। अभ्यास के प्रश्न उत्तर नाटक से। प्रश्न संख्या 1, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर है, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसकी सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्तियों के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। जैसे कि हमने नाटक पढ़ा है तो उसमें पता चलता है कि एक दुष्ट व्यक्ति बच्ची को उठा कर ले आता है और जो कि खंबा, लेटर बॉक्स, पेड़, तो एक कौवा, पोस्टर, वो सभी चीज़ें वहाँ पर थी। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा संजीव, जिनमें संजीव होता है जिसमें जान होती है, बाकी निर्जीव होता है जिसमें जान नहीं होती। जैसे लेटर बॉक्स, खंबा और पोस्टर ये निर्जीव चीज़ें हैं, लेकिन कौवा संजीव है, इसमें जान है। तो कौवा ही एक बुद्धिमान पात्र था जिसके द्वारा वो बच्ची है जो बच जाती है दुष्ट के हाथों में जाने से, क्योंकि वो कौवा सबसे पहले ही उसने ही भूत भूत कह के चलाया, जिसके कारण वो व्यक्ति डर के भाग गया था। इसके अतिरिक्त वो जो उसके बच्ची के पापा हैं, घर वाले हैं, उनको खोजने में भी अच्छे अच्छे सुझाव देता है और उसे सभी वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चला जाता है और पूरे जो भी समाज में घटनाएं घटित होती है उसकी जानकारी भी उसको होती है और जो भी लोग बुरे हैं या अच्छे हैं उनकी पहचान भी कौवे को होती है। तो इस नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा ही लगता है। प्रश्न संख्या 2, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? उत्तर है, शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहां खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर ही आ गिर पड़ा था, पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आई और घाव बन गया। पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। जैसे कि हमने पाठ पढ़ा और हमें पता चलता है, एक खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और पोस्टर एक समुंदर के किनारे सामने फुटपाथ है वहाँ पर हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या था, एक समुंदर था और वहीं पे एक पेड़ उग जाता है, मतलब पेड़ का जन्म वहीं पे होता है, फिर वो बड़ा होता है। लेकिन वो पेड़ अकेला होता है, उसके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं होता। फिर काफ़ी समय के बाद जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे एक खंबा लगा दिया जाता है। तो पेड़ को तसल्ली होती है कि चलो कोई मित्र मिला, बातचीत करने के लिए साथी मिला। लेकिन जब खंबा लगा हुआ था तो वो सीधा अकड़ कर खड़ा रहता है, वो बात नहीं करता पेड़ के साथ। तो इसलिए पेड़ को लगता है कि खंबे में घमंड है, तो पेड़ भी उसके साथ कोई बातचीत नहीं करता। फिर क्या होता है, एक बार ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरी रात में आंधी आ जाती है, जिसके कारण खंबा अपनी जगह से गिर जाता है और ज़मीन पर गिरता नहीं, वो पेड़ के ऊपर गिर पड़ता है, जिसके कारण पेड़ पर चोट भी लग जाती है पेड़ को, और वो पर जो खंबा गिरने वाला होता है, खंबे को नीचे गिरने से पेड़ बचा लेता है। तो इसके बाद में जो खंबा होता है वो पेड़ के साथ जो घमंड था ना अपना, वो कम कर लेता है, जो अकड़ थी वो कम करता है और उससे बातचीत करनी शुरू कर देता है और ऐसे दोनों में मित्रता हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। प्रश्न संख्या 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो उत्तर है, लेटर बॉक्स पूरे का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, इसीलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। तो हमने जब नाटक पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि जो लेटर बॉक्स है उसे ताऊ कहकर बुलाते हैं, लाल ताऊ। तो लाल ताऊ उसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस लेटर बॉक्स का जो रंग है वो लाल ही है, उसमें कोई दो रंग नहीं है, वो केवल एक रंग का ही बना हुआ है, तो उस पर एक ही रंग किया गया है। तो लाल रंग करने के कारण ही उसे लाल ताऊ नाम दिया गया है।
चाहे खंबा हो, पेड़ हो, कौवा हो, पोस्टर हो, सभी उसे लाल ताऊ कहकर ही पुकारते थे, बुलाते थे। प्रश्न संख्या 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? उत्तर है, लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। हम जब पाठ पढ़ते हैं, नाटक पढ़ा हमने, तो हमें पता चलता है कि वो अपने अंदर से चिट्ठी निकालता है और पढ़ता है और चिंतित हो जाता है। जब उसने प्रिंसिपल की चिट्ठी पढ़ी जो कि एक बच्चे के पेरेंट्स को लिखी गई थी, तो उससे पता चलता है कि जो लेटर बॉक्स है वो पढ़ा लिखा है। यही जो उसका गुण है वो उससे बाकी पात्रों से भिन्न करता है। दूसरी बात, एक तो वो निर्जीव है, उसमें जान नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की चिंता करता है। जब वो पत्र पढ़ता है तो उसे चिंता होने लगती है कि बच्चे हैं जो आजकल के पढ़ाई नहीं करते, क्लास से गायब रहते हैं, सारा दिन खेलते रहते हैं। तो ये जब चिट्ठी पढ़कर ये बातें जानता है तो वो चिंतित हो जाता है, और चिंता में डूबने के कारण ही ये भी उसका एक गुण है जिसे वो दूसरे पात्रों से भिन्न होता है। इसके अलावा उसे बोलने के लिए गाना गुनगुनाते रहने की आदत है, भजन गाता रहता है। जब भी वो अकेला होता है कुछ ना कुछ गाता गुनगुनाता रहता है, ये भी उसकी एक आदत थी। तो इसीलिए जो लाल ताऊ, जो लेटर बॉक्स है उसे लाल ताऊ कहते हैं, तो वो बाकी पात्रों से भिन्न लगता है। प्रश्न संख्या 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक संजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी? लिखिए। संजीव होता है जिसमें जान होती है, निर्जीव होता है जिसमें जान नहीं होती। तो यहाँ पे संजीव पात्र एक ही है। उत्तर है, नाटक में एकमात्र संजीव पात्र कौवा है। वह काफ़ी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामाजिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतज़ार करते हैं। जब ये सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको ये कहने के किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौवा मुझे मज़ेदार लगा। तो प्रश्न पूछा गया है कि नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक संजीव पात्र है, जो कि हम जानते हैं कौवा है, और उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी। तो हम जैसे कि जानते ही हैं कि जो कौवा है वो बहुत ही होशियार है। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चला जाता है, जबकि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और पोस्टर कहीं नहीं जाते, वो एक जगह पर स्थिर हैं। तो स्तंभित हैं, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, जबकि कौवा एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चला जाता है। और उसे यहाँ एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाने के कारण ही समाज की सभी घटनाओं के बारे में ज़्यादातर पता ही होता है। और दूसरी बात, वो समाज के अच्छे बुरे लोगों को पहचान भी रखता है और उसे पता होता है कौन आदमी अच्छा है और कौन बुरा है, कौन दुष्ट है या कौन सज्जन है। तो ऐसा व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति की उसको पहचान भी होती है। और एक बात और, जब पाठ में बच्ची को उठाने वाला जब बच्ची को पेड़ के पीछे सुलाकर वह ऊपर कोट डालकर चला जाता है भोजन की तलाश में, तो जब लौटता है तो वो उसे बच्ची वहाँ पे नहीं मिलती, तो वो बच्ची को खोजने लगता है। तो बच्ची को पकड़ने की कोशिश में वो बच्ची के पीछे भागता है। तो तब जो निर्जीव वस्तु हैं, खंबा, लेटर बॉक्स, पेड़, तो ये सभी ना उसके बीच में आ जाते हैं, अपनी जगह से चलकर हिलने लगते हैं, जिसके कारण ये उसको लगता है ये भूत हैं। आदमी को, जो दुष्ट आदमी होता है बच्चे उठाने वाला, उसको लगता है भूत है।
तो वो डर जाता है, लेकिन वो खड़के से इतना शोर से डरता नहीं है। लेकिन जो कौवा है वो सबसे पहले उनमें से भूत भूत चिल्लाने लग जाता है कि भूत आ गया, भूत भूत। तो भूत भूत की जो आवाज़ सुनता है वो दुष्ट आदमी जो बच्चे उठाने वाला है, तो वो डर जाता है और डर के वहाँ से भाग जाता है, जिसके कारण बच्ची बच जाती है। और एक बात और, इसके अलावा जो कौवा है वो बहुत ही समझदार भी है। उसने क्या किया, जब बच्ची खो गई है, बच्ची को ना तो उसके घर का पता था, ना अपने मम्मी पापा के बारे में नाम भी नहीं पता था, तो इसलिए उसके घर पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी थी सबकी। तो उन्होंने जो योजना बनाई थी, तो वो योजना बनाने में जो परामर्श दिया था, जो सलाह दी थी, वो कौवे ने ही दी थी। उसने ही कहा था कि जो खंबा है वो पेड़ के सहारे गिर जाए तो टेढ़ा हो जाए, जिसके कारण लोगों को लगेगा कि कोई दुर्घटना हुई है, और सभी लोग यहाँ आएंगे, बच्ची को देखेंगे और बच्ची के घर वालों का पता लगाएंगे। अगर उन्होंने कहा ये घटना नहीं काम की, तो ये लोग नहीं आए तो क्या करेंगे? तो वो बोलते हैं तो यहाँ पे ऐसे लगेगा तो पुलिस आ जाएगी। तो अगर वो बोले पुलिस भी नहीं आई तो क्या होगा, तो क्या करेंगे? तो फिर जो कौवा था वो लेटर बॉक्स को कहता है कि तू पढ़ा लिखा है, तो इसलिए तू बड़े बड़े अक्षरों में उस पोस्टर पर लिख दे कि पापा खो गए। तो पापा खो गए जो शीर्षक है वो अलग सा है, पर इस पाठ में पापा का जिक्र तो नहीं किया गया। असल में खोई तो बच्ची है, लेकिन ये अलग सा शीर्षक देखकर, हेडिंग देखकर लोग आकर्षित होंगे कि पापा खो गए। तो ऐसी बात देखकर सभी यहाँ आएंगे, बच्ची को देखेंगे और बच्ची के माता पिता का पता लगा लेंगे। तो ऐसे जो परामर्श थे कौवे द्वारा लेटर बॉक्स को दिए गए। और इसके अलावा जो कौवे ने परामर्श दिया, सलाह दी लेटर बॉक्स को कि इसमें और भी लिख दो कि अगर आपको इसके पापा मिले तो जल्दी से जल्दी बच्ची को सूचित करें या बच्ची के पापा को ढूंढ कर दें। अर्थात बच्ची को उसके परिवार तक पहुंचाने के लिए जो कौवा है वो सबसे ज़्यादा समझदार वाले सलाह देता है, बातर देता है। इसलिए जो बच्ची को बचाने के लिए प्रयास कौवा करता है वो सारे के सारे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। प्रश्न संख्या 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर है, लड़की बहुत छोटी व अबोध थी। उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था। इसीलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो जैसे कि हमें पता ही है कि जो लड़की है जिसे दुष्ट व्यक्ति उठाकर लाया था वो बहुत ही छोटी है, अबोध है। अबोध मतलब उसे कुछ भी याद नहीं है किसी चीज़ के बारे में, ना मम्मी पापा का नाम, ना घर का पता, और ना गली ना सड़क। तो उससे जब भी लेटर बॉक्स पूछता तो वो हंसी वाले जवाब देती जैसे कि बच्चे हैं। तो उसने जैसे कि पूछा था कि तू कहाँ रहती है, वो कहती है घर में। तो बोलता है घर कहाँ है, तो वो कहती है कि गली में। तो वो कहता है गली कहाँ है, तो वो कहती है सड़क पे। तो वो कहता है सड़क कहाँ है, कहते सड़क तो सड़क ही है, लोग उसे रोड कहते हैं। तो ऐसे अबोध से जवाब देती है जो उसको नहीं पता है, ना अपना फ़ोन नंबर वगैरह। तो इसलिए वो सभी के सभी पात्र हैं वो चिंतित हैं, और उसको बच्ची को ना तो अपने माता पिता का पता होता है ना घर का पता था। इसीलिए जो सभी पात्र थे वो यथाशीघ्र अर्थात जल्दी से जल्दी उसे घर तो पहुंचाना चाहते थे, लेकिन घर पहुंचा नहीं पा रहे थे क्योंकि उसे पता ही नहीं था अपने घर के बारे में। तो वो कहाँ कैसे उसके घर पहुंचा पाते, तो इसीलिए वो जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचा पा रहे थे। नाटक से आगे से जो प्रश्न संख्या 1 है वो छात्रों ने अपने आप करना है, तो आप अपने आप कर लीजिए, कल्पना ही है। तो प्रश्न संख्या 2, मराठी से अनुदित इस घटना का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। उत्तर है, इस एकांकी को शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया क्योंकि लड़की को अपने पिता का नाम व घर का पता मालूम नहीं था। इस अनोखे शीर्षक के द्वारा ही लोग और पुलिस आकर्षित होकर उस लड़की को घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची रखा जा सकता है क्योंकि एकांकी में पापा नहीं बच्ची ही खो गई थी और उसे अपने घर का पता तक मालूम नहीं था। तो जैसे कि हमें पता ही है शीर्षक है नाटक का एकांकी का पापा खो गए,
तो इस एकांकी में सारी एकांकी पढ़ने के बाद भी हमें पता चलता है पापा की तो बात की ही नहीं गई, लेकिन फिर भी जो शीर्षक रखा गया है पापा खो गए। तो यहाँ पे असल में खोई तो बच्ची है, लेकिन शीर्षक रखा गया है पापा खो गए। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि बच्ची को ना तो अपने पापा मम्मी का नाम पता है, ना ही घर का पता है, तो इसलिए उन्होंने शीर्षक रखा है पापा खो गए। तो अर्थात ये अनोखा सा शीर्षक देकर लोग आकर्षित होते हैं, पुलिस आकर्षित होती है और उस लड़की को घर पहुंचाने के लिए मदद करेगी। तो इसलिए ये शीर्षक रखा गया है पापा खो गए। अगर हम इसका दूसरा कोई शीर्षक देना चाहें तो हम दे सकते हैं लापता बच्ची, अर्थात गुम हुई बच्ची। तो इसका ये शीर्षक भी रखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 3, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने के नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? उत्तर है, बच्ची के पापा को खोजने के 2 तरीके हो सकते थे। पहली तरकीब, समाचार पत्रों में, पोस्टरों में या दूरदर्शन पर उसका चित्र दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके पापा को खोजा जा सकता था। दूसरी तरकीब में लड़की को पुलिस थाने ले जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। पुलिस अपने तरीक़ों से उसके पापा को खोज निकालेगी। तो जैसे भी हमें किसी को खोजना हो, तलाश करनी हो, तो उसके 2 तरीके होते हैं। या तो उनको समाचार पत्रों में उनकी न्यूज़ दे दी जाए, समाचार में खबर दे दी जाए कि जो भी आपको चाहिए, या पोस्टर छपवा देने चाहिए, या फिर टेलीविज़न पर खबर चलवा देनी चाहिए। समाचार पत्र, पोस्टर या टेलीविज़न, ये इनके द्वारा किसी को भी हम खोजा जा सकता है, लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, जिसके कारण उस लड़की के पापा ढूंढे जा सकते थे। दूसरी तरकीब में उस लड़की को पुलिस स्टेशन में ले जाया जा सकता था, उसकी रिपोर्ट लिखवा देनी थी और पुलिस अपने तरीक़ों से उसके पापा को ढूंढ सकती थी। अनुमान और कल्पना। प्रश्न संख्या 1, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी, या घर से रूठकर भाग गई होगी, या कोई अन्य कारण होगा। तो बच्ची क्या कर रही थी जब दुष्ट व्यक्ति ने उसे उठा लिया था? तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी बच्चे को जब दुष्ट व्यक्ति उठाते हैं तो वो क्या कर रहे हो सकते हैं। खेल रहे हो सकते हैं, गली में या मोहल्ले में, या किसी अनजान व्यक्ति के साथ कुछ खाने के लिए दे देते हैं। तो ऐसी चीज़ें खाकर बच्चे बेहोश हो जाते हैं और वो उसे उठा ले जाते हैं। तो ऐसी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन पाठ में हमें क्या बताया गया है कि पाठ के अनुसार जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया था तब वह सो रही थी, अर्थात वो सोई हुई बच्ची को उठाकर ले गया था। प्रश्न संख्या 2, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए ये भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। तो जैसे हम कहते हैं कि कोई बच्चे उठाने वाला या कोई ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है, बच्चे कैसे बच सकते हैं इससे, आजकल के बच्चे क्या क्या करें जो ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। तो सुझाव दिया गया है समूह में चलना। अब कभी भी आप अकेले मत चलिए, हमेशा समूह बनाकर ही चलिए ताकि ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति आपको उठा ना सके। इसके अतिरिक्त एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए, अर्थात एकजुट होकर सभी एक साथ मिलकर ही इनका विरोध करें। अगर एक व्यक्ति इनका विरोध करेगा तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। अगर हम एक होकर ऐसी घटनाओं का विरोध करते हैं तो अवश्य ही सफल होते हैं। तो जैसे तीसरा है, अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना, अर्थात जिन्हें आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, ऐसे लोगों से दूर ही रहना उचित होता है, उनसे मिलना अच्छा नहीं होता। तो इसके अतिरिक्त देखिए अन्य उपाय, अपने घर का पता एवं माता पिता का नाम एवं फ़ोन नंबर अपनी डायरी में लिखकर याद रखना चाहिए। अकेले सुनसान या परिचित जगह पर नहीं जाना चाहिए। अपने आसपास आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखना एवं हमेशा तैयार रहना। किसी भी गतिविधि पर थोड़ा भी शक होने पर शोर मचाना और माता पिता या पास के किसी बड़े व्यक्ति को इसकी जानकारी देना। तो हम देखते हैं आजकल के बच्चे वैसे तो बहुत होशियार हैं, लेकिन उनको अपने माता पिता का नाम, अपने गांव या शहर का नाम, फ़ोन नंबर, ऐसी बातें याद रखनी चाहिए।
और हमारा बड़ों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको हम ये बातें याद करवाएं। और दूसरी बात, कोई भी अकेले सुनसान अपरिचित जगह, जिस जगह को नहीं जानते, उस पर नहीं जाना चाहिए आपको। तो इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ लगता है कि गलत है या कोई व्यक्ति गलत लग रहा है, तो उस पर हमेशा निगाह रखनी चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए उसका विरोध करने के लिए। इसके अतिरिक्त कोई भी आपको बुरा व्यक्ति मिले या जो आपका शायद पीछा कर रहा हो या आप पर निगाह रख रहा हो, तो शोर मचाने से संकोच ना करें, डरे ना। तो शोर मचा देना चाहिए, जिससे वो डर कर भाग भी जाएगा। और अपने से बड़े, अपने माता पिता हो गए या अपने भाई बहन, चाचा चाची, या कोई भी, जैसे आप सड़क पर जाते हैं तो दुकानदार अंकल होते हैं, तो ऐसे बड़े जो लोग होते हैं उनको ऐसी घटना बताने से शर्माइए मत, सच सच बता दीजिए, जिससे आप ऐसी घटनाओं से, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों से बच सकते हैं। भाषा की बात करें तो प्रश्न संख्या 1, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। तो हमने एक मंच पर, स्टेज पर कोई नाटक करना है, तो उसमें हमने रात दिखानी है। तो रात दिखाने के लिए क्या करना होगा, अंधकार फैलाना होगा, यानी हल्की नीली रोशनी करना होगा। आकाश में तारों और चांद का चमकना, जैसे कि रात को चांद और तारे होते हैं, तो वो चीज़ दिखानी होगी। झिंगोरों की आवाज़ और रह कर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी उत्पन्न की जा सकती है। तो जैसे रात को जानवर होते हैं जो कुत्ते भौंकने, ऐसी आवाज़ें हमने साउंड के द्वारा दिखानी होगी अगर हमने रात का दृश्य दिखाना है। तो अंधकार फैलाना यानी हल्की नीली रोशनी करना, आकाश में तारों और चांद का चमकना, झिंगूरों की आवाज़ और रह कर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी उत्पन्न की जा सकती है। तो ऐसे आप कोई भी स्टेज पर नाटक खेलते समय रात्रि का जो दृश्य है वो दिखा सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। नीचे दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपरोक्त चिन्ह लगाइए। तो नीचे एक ऐसा गद्यांश दिया हुआ है, तो जो कि पाठ में से ही है, तो इसमें से जो विराम चिन्ह है उन्हें हटा दिया गया है। तो विराम चिन्ह हमने इसमें लगाने हैं। तो देखिए, जैसे अब अगर बिना विराम चिन्हों के पढ़ा जाए तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती, कोई मतलब नहीं बनता। तो विराम चिन्ह लगाने के बाद ही हमें पता चलता है कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जोर अधिक देना है, कहाँ पे कम, कहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ पे हैरानीजनक हैरान किया जा रहा है। तो विराम चिन्हों के बिना जो हम पहरा पढ़ते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो देखिए, जैसे यहाँ पे बिना विश्राम चिन्ह के जो पहरा दिया गया है, तो मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, जो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है और तो मुझ उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो ऐसे बिना विराम चिन्ह के पढ़ेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमें विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा है, तो आप इसमें विराम चिन्ह लगाइएगा। देखिए, तो मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, पूर्ण विराम, अर्थात डंडी लगा देनी होती है। यहाँ पे इससे पता चलता है कि जो पंक्ति है वो ख़त्म हो गई है। अरे बाप रे, विस्मयादिबोधक, तो ये हैरान करने वाला, संबोधन करने वाला चिन्ह होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी, कौमा, वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, कौमा, अंग थर थर काँपने लगते हैं, पूर्ण विराम। तो ऐसे आप विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे इस पहरे में। प्रश्न संख्या 3, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद।
जैसे कि हमने एकांकी पढ़ी, नाटक पढ़ा, तो उसमें क्या पता चलता है, जो लेटर बॉक्स है, पेड़ है, खंबा है, पोस्टर है, कौवा है, तो ये आपस में बातें करते हैं, संवाद करते हैं। तो जबकि इनमें से कुछ चीज़ें निर्जीव भी हैं, तो वो तो बोलती नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका संवाद दिखाया गया है नाटक के जरिए। तो ऐसे ही हमने अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनका संवाद दिखाना हो तो कैसे लिखेंगे। तो जैसे हमें हिंट दिए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं कि चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। अगर चौक ने ब्लैक बोर्ड से बात करनी हो या ब्लैक बोर्ड ने चौक से, तो कैसे करेगा। अगर कलम ने कॉपी से बात करनी हो तो कैसे करेगा। तो खिड़की का दरवाजे से बात करना तो कैसे होगा। तो ये वाले हमने कल्पना करके ये लिखना होगा। तो आइए लिखते हैं। जैसे हम चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद करते हैं। चौक कह रहा है, आहा, ये जीवन भी कोई जीवन है। ब्लैक बोर्ड कहता है, क्या हुआ चौक भाई। मुझे तो तुम पर घिसना अच्छा लगता है, क्योंकि जब जब मुझे शिक्षक घिसाने के लिए उठाता है, मुझे लगता है कि मैं उनका हथियार हूँ। कई बौद्धिक शब्दों का निर्माण मुझसे होता है। ब्लैक बोर्ड कहता है, अरे मेरा पेट दूसरी तरह का होता है, उसमें चमक नहीं होती। हम दोनों के बिना ही शिक्षक का काम नहीं चल सकता। शिक्षक होता है अध्यापक, टीचर। तो जैसे अब चौक और ब्लैक बोर्ड आपस में बात कर रहे हैं कि ये जीवन भी कोई जीवन है, तो यहाँ पे जो चौक है वो कहता है कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कोई जीवन नहीं है। लेकिन जब शिक्षक, जो अध्यापक है, वो मुझे उठाता है ब्लैक बोर्ड पे घिसाने के लिए, तो मुझे अच्छा लगता है और ऐसा लगता है जैसे मैं टीचर का हथियार हूँ। तो वो मुझसे कई ऐसे नए नए शब्द, बौद्धिक शब्द का निर्माण करता है। लेकिन ब्लैक बोर्ड कहता है कि वो मेरा पेट है जिस पे तुझे लिखा जाता है, घिसाया जाता है, वो उसमें चमक नहीं होती, अर्थात वो काले रंग का होता है। तो इसीलिए तो अगर मैं ना हूँ और तू भी ना हो तो शिक्षक का काम नहीं चल सकता, कि बिना ब्लैक बोर्ड और चौक के जो शिक्षक है वो नहीं पढ़ा पाते। तो जैसे अब कलम का कॉपी से संवाद, मतलब कॉपी और कलम दोनों बातें कर रहे हैं। तो कलम कह रही है, कॉपी, क्या मेरा तुम पर घिसे जाना तुम्हें अच्छा लगता है। कॉपी कहती है, बहन, जब तुम्हारे द्वारा छात्रों या अन्य लोग मुझ पर सुंदर सुंदर शब्द लिखते हैं तो मैं काफ़ी खुश होती हूँ। कलम कहती है, सच, बहुत अच्छी बात है। कॉपी कहती है, लेकिन अगर किसी का अक्षर खराब होता है या शाही मुझ पर फैलाता तो मुझे बुरा लगता है। तो कलम कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन कई बार मुझे सावधानी से चलाया नहीं जाता तो ऐसा होता है। तो कॉपी कहती है, मुझे तो तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा होना ही अधूरा है। तुम्हारे बिना मेरी कोई उपयोगिता नहीं है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। कलम कहती है, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बिना मेरी भी कोई उपयोगिता नहीं है। तो ऐसे आप संवाद दिखा सकते हैं। कलम और कॉपी आपस में बातें कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे पर लिखा जाता है, जैसे कलम कॉपी पे लिखती है तो कॉपी को कैसा लगता है। तो कॉपी कहती है कि अच्छा लगता है, लेकिन उस पर जब अक्षर अच्छे से नहीं लिखे जाते या शाही ज़्यादा ढोल दी जाती है, गिरा दी जाती है, तो उससे अच्छा नहीं लगता। तो कलम कहती है, इसमें मेरा कसूर नहीं है, लिखने वाले का कसूर है कि वो कभी कैसे लिख देते हैं, कभी कैसे लिख देते हैं। पर वो कह रही है, कॉपी कह रही है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम्हारे द्वारा मुझ पर लिखा जाता है और मेरी उपयोगिता बनी हुई है। अगर कलम ही ना हो तो कॉपी कोई उपयोगिता नहीं है, कॉपी किसी काम की नहीं होगी। तो लेकिन कलम कहती है, ऐसा मत बोलो, अगर कॉपी भी नहीं होगी तो कलम किस काम की। अर्थात कॉपी और कलम दोनों आपस में एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। इसी प्रकार खिड़की और दरवाजे में संवाद करें तो आपस में बात करनी है खिड़की और दरवाजे ने, तो वो कैसे करेंगे। तो खिड़की कहती है, वाह, क्या बात है दरवाजे भाई, आजकल बड़ा शोर मचा रहे हो। तो दरवाज़ा कहता है, क्या कहूँ बहन, खुलते बंद होते मेरे तो कब्जे हिल गए हैं, दर्द से चीख निकल जाती है। खिड़की कहती है, कल तक तो आप ठीक थे। दरवाज़ा कहता है, बहन क्या कहूँ, ये सब नटखट बच्चे की करतूत है। इतनी ज़ोर से धक्का मुझे मारा कि मैं सर से पाँव तक हिल गया और बड़े ज़ोर की चोट आई। तो खिड़की कहती है, बच्चा है भाई, क्या करोगे। दरवाज़ा कहता है, अरे मेरा क्या दर्द कम होगा और किसे परवाह है मेरे दर्द की।
खिड़की कहती है भैया तुम तो लगता है ज़्यादा ही बुरा मान गए। तो दरवाज़ा कहता है बुरा मानने की बात ही है। तो खिड़की कहती है हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे आप आपस में जो दो नरजीम चीज़ें हैं उनका संवाद दिखा सकते हैं। ये जो कलम और कॉपी का, चौक और बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का, खिड़की और दरवाजे का संवाद दिखाया गया। इसके अतिरिक्त आप अपने आसपास कई सारी चीज़ें देखते हो तो उसके द्वारा भी आप कल्पना करके कोई भी संवाद की उदाहरणें यहाँ पे दे सकते हो।